क्या हो अगर आपको एक सदियों पुराना जंग लगा हुआ एक बॉक्स मिले जिसके अंदर कुछ खास तो नहीं लेकिन एक हंसता हुआ जोकर हो। एक डिमोनिक जोकर एक ऐसी मखलूक है जो किसी खास बॉक्स में कैद है, लेकिन ये बॉक्स अब खुल चुका है और जैक अब इंसानों को खाने के लिए आजाद है। दरअसल ये सब तब शुरू हुआ जब नॉर्मन क्लीवर नाम का एक आदमी अपने घर के पीछे एक सुनसान खेत में सोने की तलाश कर रहा था, हाथ में मेटल डिटेक्टर और दिल में खजाने की उम्मीद। तभी उसे एक बीप की आवाज सुनाई दी। जमीन के नीचे कुछ दबा हुआ था, इसलिए वो जल्दी ही खुदाई शुरू कर देता है, जैसे उसके सपने उसे नीचे खींच रहे हो। और कुछ ही देर में उसे एक पुराना जंग लगा हुआ एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर एक खिलौना था, जिसे हम कहें तो जैक इन द बॉक्स, जो कि काफी मशहूर था। नॉर्मन उस बॉक्स को घर ले आता है और काफी एक्साइटेड होते हुए वो उसे अपनी वाइफ को दिखाता है, जो उस बॉक्स के प्रति कुछ ज्यादा ही दीवानी हो जाती है। नॉर्मन बॉक्स को घर के दूसरी मंजिल में रखकर कुछ देर के लिए नीचे आ गया था, जबकि उसकी वाइफ वहीं उस खिलौने के पास थी। लेकिन तभी उसे अंदर से अपनी वाइफ के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। तब वो दौड़ता हुआ घर के अंदर पहुंचता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि उसकी वाइफ अब जिंदा नहीं थी। नॉर्मन चिल्लाते हुए बॉक्स का ढक्कन तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता क्योंकि तब तक जैक फिर से अंदर चला गया था और अब नॉर्मन अपनी बीवी को हमेशा के लिए खो चुका था। इस इंसिडेंट को बीते हुए अब 12 साल हो गए थे। कैसी नाम का एक अमेरिकन स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत इंग्लैंड के एक छोटे शहर के पुराने म्यूजियम में काम के लिए आया था। म्यूजियम की इमारत काफी पुरानी थी और वहां उसे मिलती है लीजा नाम की एक लड़की, जो काफी सालों से उस म्यूजियम में काम करती आ रही थी। वो कैसी का वेलकम करने के बाद उसे म्यूजियम के पुराने हॉल दिखाने लगती है। वो रूम काफी पुराना था और उसमें हर तरफ पुराने जमाने की चीजें भरी पड़ी थीं, जैसे किसी ने उन्हें बस बिना देखे ही छोड़ दिया हो। धूल से अटे पड़े सामान के बीच में कैसी की नजर एक अजीब से बॉक्स पर पड़ती है। वो कोई आम बॉक्स नहीं था, ये था जैक इन द बॉक्स, लकड़ी का बना हुआ और थोड़ा घिसा हुआ, और उसके ऊपर कुछ अजीब से अक्षर भी लिखे हुए थे। अब जैसे ही कैसी उसे उठाता है, उसे लगता है कि इस बॉक्स के पीछे कोई राज है। बॉक्स के साथ एक कागज भी चिपका हुआ था जिस पर उस बॉक्स को डोनेट करने वाले का नाम और पता लिखा हुआ था। लेकिन कैसी उस कागज को हटा देता है और उसकी नजर जाती है उन घुंघराले अक्षरों पर, जैसे कोई पासवर्ड हो जिसे डालने के बाद ही वो बॉक्स खुलेगा। अब जैसे ही वो पहला अक्षर घुमाता है, तभी बाकी सारे अक्षर अपने आप घूमने लगते हैं। तभी अचानक बॉक्स में से एक डरावनी कठपुतली बाहर आती है। उसका चेहरा देखकर दोनों डर जाते हैं। तब लीजा, जो ये सब देख रही थी, वो डेविड को कॉल करती है, जो पुरानी चीजों का एक्सपर्ट था। वो उससे कहती है कि उसे म्यूजियम आकर उस बॉक्स को अच्छे से देखना चाहिए। तब डेविड उसे अगली सुबह आने का कहकर कॉल कट कर देता है। लेकिन उसी रात दो चोर म्यूजियम में घुस आते हैं। उन्हें वहाँ कोई कीमती चीज चुरानी थी। उनमें से एक वेयर हाउस में चला जाता है और उसकी नजर भी उस बॉक्स पर पड़ती है। वो उसे उठाने की कोशिश कर रहा था कि तभी वो बॉक्स जोर से बंद हो गया, जिससे उसकी उंगली उसमें फंस जाती है और वो दर्द से चिल्ला पड़ता है। कुछ ही देर बाद वो बॉक्स फिर से खुल गया और उसमें से इस बार एक जोकर बाहर आया, पर यह कोई हंसने वाला जोकर नहीं था। ये डराने वाला और खून से सना हुआ राक्षस था। वो सीधा उस चोर पर हमला करके उसे मार देता है और ये शख्स उस जोकर का पहला शिकार होता है। कुछ देर बाद उसका साथी उसे ढूंढते हुए उसी जगह पर आ गया था, लेकिन तभी उसकी नजर हॉल के आखिरी कोने में जाती है। वहाँ वही जोकर उसके इंतजार में पहले से ही खड़ा था। तब वो डर के मारे एक टेबल के नीचे छुप गया और सांस रोककर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे लगता है कि शायद वो जोकर वहां से चला गया, तब वो राहत की सांस लेता है। लेकिन असल बात तो कुछ और ही थी। वो जोकर अब उसकी टेबल के ऊपर बैठा था और बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था। और जैसे ही वो चोर राहत की सांस लेता है, तभी वो जोकर उसे अपना शिकार बना लेता है। उस रात जैक यानी कि वो जोकर अपने दो शिकार को खा जाता है। उधर कैसी और लीजा छोटे से कैफेटेरिया में बैठे अपने पैनकेक का इंतजार कर रहे थे। दोनों हल्की फुल्की बातें कर रहे थे क्योंकि दोनों पहली बार मिले थे और थोड़ा एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि बाद में तो दोनों काम के पार्टनर बनने वाले थे। उस दौरान कैसी लीजा से कैजुअली पूछता है कि तुमने आगे का क्या सोचा है। तब लीजा मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं तो इस शहर में सेट हूँ, बाकी तुम्हारा क्या प्लान है। कैसी कहता है कि उसे बस पूरी दुनिया देखनी है, नए नए शहर और नए नए लोग। लीजा थोड़ी देर चुप रहने के बाद हल्की सी आवाज में उससे कहती है कि तुमने अमेरिका क्यों छोड़ा। तब कैसी बस हल्की सी मुस्कान के साथ उससे कहता है कि आगे बढ़ने के लिए कुछ पुरानी यादें पीछे छोड़नी पड़ती हैं। अब कैसी जब अपने फ्लैट में सोने की कोशिश कर रहा था, तब उसे नींद नहीं आती। उसके दिमाग में एक पुरानी बात घूम रही थी, जिसमें एक लड़की उसे कॉल करके मदद मांग रही थी कि कोई चाकू लेकर उसका पीछा कर रहा है
और अब अगली सुबह जब कैसी म्यूजियम पहुंचता है तब उसे वहां का दरवाजा खुला मिला। अंदर गया तो सब कुछ उल्टा फुल्टा बिखरा हुआ था। वो फौरन समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। तब वो लीजा को कॉल करता है, लेकिन लीजा उस दिन छुट्टी पर थी, इसलिए कैसी को सब कुछ खुद से हैंडल करना पड़ा। और जब वो सिक्योरिटी कैमरास के बारे में लीजा से पूछता है तब वो बोलती है कि वो काम नहीं कर रहे क्योंकि म्यूजियम की ओनर रकेल के पास उनकी मॉनिटरिंग के लिए पैसे नहीं थे। थोड़ी देर बाद डेविड भी म्यूजियम पहुंच गया। तब कैसी उसे सीधा जैक के बॉक्स के पास ले आया। डेविड बॉक्स देखते ही कहता है कि ये असली लगता है, काफी पुराना है और शायद 19वीं सदी का हो सकता है। फिर थोड़ी और जानकारी देते हुए डेविड उसे बताता है कि इस बॉक्स के पीछे कई पुरानी कहानियां जुड़ी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये बस एक टॉय है और कुछ लोग मानते हैं कि ये एक जाल है, एक ऐसी चीज जो बुराई को लॉक करके रखती है। ये बॉक्स जब तक बंद रहता है सब सेफ है, लेकिन जब खुलता है तो उसके अंदर का शैतान बाहर आता है। कैसी उसकी सारी बातें ध्यान से सुन रहा था। फिर उससे पूछता है कि क्या कोई और भी है जो इसके बारे में ज्यादा जानता हो। तब डेविड सजेस्ट करते हुए उस मॉरिस एंसवर्थ से मिलने के लिए कहता है, जो कि ज्यादातर शाम में फ्री रहते हैं। उसके जाने के बाद कैसी कुछ देर के लिए सो गया। इसी बीच ग्वेन पार्किंसन नाम की एक औरत म्यूजियम में आती है। वो उससे वॉर से रिलेटेड रखे सामान के बारे में पूछने लगती है। तब कैसी उसे रास्ता दिखाने के बाद फिर से सोने लगता है क्योंकि पिछली रात वो ठीक से सोया नहीं था। ग्वेन जब ऊपर जा रही थी तब जैक के बॉक्स का हैंडल एक क्रीपी सी आवाज के साथ धीरे धीरे खुद ही घूमने लगा। कुछ देर बाद ग्वेन ने फाइनली वो रूम ढूंढ लिया, पर जैसे ही वो अंदर जाती है तभी अचानक से लाइट्स बंद हो गईं और अगले ही पल जैक उसके सामने आ गया। इधर कैसी को जब ग्वेन के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी तब वो एकदम से उठकर ग्वेन को ढूंढने के लिए जाने लगा, लेकिन तब तक ग्वेन मर चुकी थी। जैक ने उसका गला बुरी तरह से काट दिया था और अब तक वो जैक की तीसरी शिकार बन गई थी। इधर कैसी जब कमरे में एंटर करता है तब वहां उसे कुछ भी नहीं मिलता और वो औरत जिसकी वो तलाश कर रहा था उसे जैक ने पहले ही बॉक्स में खींच लिया था। अब अगले दिन जब वो म्यूजियम जा रहा था तब उसे पोल पर एक मिसिंग पर्सन का पोस्टर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो पहचान गया था कि ये वही औरत है जिसे उसने कल म्यूजियम के अंदर चिल्लाते हुए सुना था। उसे याद आता है कि वो उसके पीछे भी गया था, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। थोड़ा आगे चलने पर वो देखता है कि वहाँ एक और पोस्टर था जिसमें उन दो लोगों की गुमशुदगी की रिपोर्ट थी जो म्यूजियम में चोरी करने के लिए आए थे। अब काम करते वक्त कैसी का मन काफी उलझनों में उलझ गया था, लेकिन वो अपने आप को संभालते हुए उस बॉक्स के बारे में रिसर्च करने लगता है। तब उसे एक वेबसाइट मिलती है जहां मॉरिस एंसवर्थ का पूरा पेज था जिसमें जैक के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ था। मॉरिस ने उसमें लिखा था कि अगर बॉक्स एक बार खुल जाए तो जैक 6 लोगों की जान लेने के बाद ही अपनी गहरी नींद में जाता है और जब तक कोई इसे दोबारा ना खोले तब तक वह बॉक्स में ही फंसा रहता है और खुलने के बाद ही एक नई साइकिल शुरू होती है। कैसी जब अपना काम कर रहा था तब दूर रखे जैक का सर अपने आप घूमने लगा और वो कैसी की तरफ को घूरते हुए देखने लगा। कैसी उसकी तरफ देखने ही वाला होता है कि तभी वहाँ म्यूजियम की ओनर रकेल पहुंच गई। रकेल जो अभी एक ट्रिप से आई थी और ये पहली बार है जब कैसी और रकेल दोनों एक दूसरे से मिल रहे थे। रकेल उससे कहती है जाने से पहले वो उस डॉल को टॉय एग्जीबिशन में रख दे। कैसी को थोड़ा शक होता है पर फिर भी वो उसके कहने पर काम करता है। म्यूजियम से निकलते वक्त वो मैंडी को अलविदा कहकर जाने लगा। मैंडी आज पूरे दिन म्यूजियम की सफाई कर रही थी क्योंकि आज फ्राइडे था और उसे वीकेंड के लिए म्यूजियम को साफ करना था। टॉय वाले एरिया में जाने पर मैंडी को वहाँ जैक का डॉल दिखाई दिया। उसे थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि तभी वहाँ एक स्पाइडर के आने से उसका ध्यान भटक गया और अब अगली बार जब वो सीधा उठकर देखती है तब वहाँ जैक नहीं होता। जैक के अचानक वहाँ से गायब हो जाने से मैंडी का दिल बहुत तेज धड़कने लगा। डर के मारे वो सीढ़ियों की तरफ भागने लगी, लेकिन रास्ते में उसे वो श्रापित बॉक्स मिल जाता है। वो वापस से रूम में भागने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार दरवाजा बंद हो गया था और अब उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा था, सीढ़ियों से नीचे भागकर बाहर निकलना। लेकिन वहां जाने पर वो देखती है कि वो जगह भी बंद हो गई थी। अब वो चाहे लाख कोशिश करे लेकिन दरवाजा नहीं खुलेगा। तभी उस बॉक्स की क्रैंक घूमने लगती है और जैक बॉक्स से बाहर आने लगा। मैंडी मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुनता क्योंकि मैंडी की किस्मत में उस जोकर का चौथा शिकार बनना लिखा था। 2 दिन बाद जब लीजा म्यूजियम में आती है तब कैसी वहाँ पहले से ही मौजूद था, लेकिन कैसी को लीजा के आने का एहसास नहीं होता। कैसी सीढ़ियों पर बैठा एक पुरानी वॉइसमेल सुन रहा था। ये उसी लड़की का वॉइसमेल था जो रात के वक्त उससे मदद मांग रही थी। लीजा भी चुपचाप खड़े होकर उस वॉइसमेल को सुनने लगती है। तभी वो हल्की सी आवाज करते हुए अंदर आई और उस वॉइसमेल को सुनने के लिए उससे सॉरी बोलती है। हालांकि कैसी उससे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं,
लीजा जब उस लड़की के बारे में पूछती है तब कैसी उसे बताता है कि वो मैरी थी। रात का वक्त था जब मैरी अपने घर लौट रही थी। तभी उसे लगा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। डर के मारे उसने मुझे मदद के लिए कॉल किया, लेकिन उस वक्त मैं सो रहा था और मैंने उसकी कॉल को नजरअंदाज कर दिया। अगले दिन मैरी उसे एक लाश के रूप में मिली और उसके बाद से पिछले 6 महीने से कैसी रात को अच्छे से नींद नहीं ले पा रहा था, क्योंकि वो लड़की उसकी फियोंसे थी। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद लीजा उसे अपने पास बुलाती है और उसे कंफर्ट देने की कोशिश करती है। तभी ऑफिसर मार्टिन म्यूजियम में आते हैं और वो कहते हैं कि वो मैंडी के गायब होने की तहकीकात कर रहे हैं, जो फ्राइडे से घर नहीं आई है। पुलिस ऑफिसर के सवाल के बाद कैसी के अंदर थोड़ी और उलझन बढ़ गई। कैसी उसे बताता है कि म्यूजियम से निकलते वक्त मैंडी अकेले थी और साथ ही कहता है कि उस दिन उनके पास कम गेस्ट आए थे और वो खुद जाके सब रूम्स को चेक कर चुका था। सवालों के जवाब देने के बाद कैसी उस पुलिस ऑफिसर से एक और सवाल पूछता है, क्या वो सुपरनैचुरल क्रिएचर्स पर विश्वास करता है। वो चाहता था कि वो ऑफिसर को जैक के बारे में बताए और उस डमी को पॉइंट आउट करे जो शायद उन सब हत्याओं का कातिल हो सकता है। लेकिन कैसी को पता था कि सब लोग उसे पागल समझकर इग्नोर करेंगे, इसलिए वो अपनी बात को वहीं छोड़ देता है। उस दिन के बाद कैसी को एक नया तरीका मिला। वो मॉरिस एंसवर्थ को कॉल करता है, लेकिन जब किसी ने जवाब नहीं दिया तब उसने एक वॉइस मैसेज छोड़ दिया। कैसी को पूरी तरह से यकीन था कि उस टॉय में कुछ न कुछ तो है और उसे रोकने के लिए उसे किसी सुपरनैचुरल एक्सपर्ट की मदद चाहिए। म्यूजियम से निकलते वक्त वो जैक के सामने एक कैमरा लगाता है ताकि वो उसके सारे एक्शंस को रिकॉर्ड कर सके। फिर वो अपने दोस्त एंटी को कॉल करके मॉरिस की लोकेशन का पता करने के लिए कहता है, जिसके थोड़ी देर बाद ही वो वापस से टॉय एग्जीबिशन में कैमरा चेक करने के लिए आता है। लेकिन तब तक लाइट चली जाती है और अब उसके सामने जैक आ चुका था और इतने में ही जैक उसके सामने आ गया। तब वो कैसी के मुंह पर एक जोर का घुसन मारता है और थोड़ा डरा कर वापस से अपने बॉक्स में चला गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जैक ने आखिर कैसी का शिकार क्यों नहीं किया। इस बारे में हमें तब पता चलेगा जब कैसी मॉरिस के पास जाएगा, क्योंकि इस सवाल का जवाब सिर्फ उन्हीं के पास है। अब अगले दिन वो लीजा को रिकॉर्डिंग दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन वीडियो किसी तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से बीच में ही रुक जाती है। क्या पता शायद ये वीडियो उस जैक की वजह से रुकी हो। तब कैसी उसे समझाने की काफी कोशिश करता है कि जैक ने ही मैंडी को मारा है, लेकिन लीजा को लगता है कि शायद कैसी हेलुसिनेट कर रहा है, क्योंकि कैसी कुछ महीनों से अच्छे से नींद नहीं ले पा रहा था। जिसके बाद कैसी दोबारा उस वेयर हाउस में गया जहां बॉक्स रखा गया था और वहां उसे एक लेबल मिलता है जिस पर नॉर्मन क्लीवर का नाम लिखा था। ये वही आदमी होता है जिसके बारे में हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। इंटरनेट पे सर्च करने पर उसे पता चलता है कि नॉर्मन की वाइफ 12 साल पहले गायब हो गई थी और नॉर्मन को वाइफ की जान लेने के इल्जाम में 10 साल की सजा हुई थी। ये जानने के बाद कैसी तुरंत अपनी कार में बैठकर नॉर्मन के घर की तरफ चल पड़ा। नॉर्मन के घर पहुंचने पर वो आदमी कैसी को वहां से भागने के लिए कहता है, क्योंकि नॉर्मन जो 2 साल पहले ही जेल से छूटा था और उसके आसपास के लोग उसे अपनी वाइफ का कातिल कहते थे। उसे लगता है कि शायद कैसी भी वही करने आया है, इसलिए वो कैसी को पुलिस बुलाने की धमकी देने लगा। पर जब कैसी उससे कहता है कि उसके पास एक बॉक्स है और उसे जैक को रोकने में उसकी मदद चाहिए, ये बात सुनकर नॉर्मन उसे अंदर बुला लेता है। तब वो उसे बताता है कि उसने अपनी वाइफ को उस बॉक्स में जाते हुए देखा था और उस बॉक्स में जैक भी था। लेकिन जब उसने पुलिस को ये समझाने की कोशिश की थी तब उसे पागल करार दे दिया गया था। जिसके बाद से नॉर्मन इतने सालों तक अपने आप से पूछता रहा कि क्या वो जोकर सच में असली था या फिर सब उसकी कल्पना थी। तब उसने नॉर्मन से म्यूजियम में गायब हुए लोगों का जिक्र किया। उस दौरान नॉर्मन को ये कंफर्म हो गया कि वो सच कह रहा था। उस बॉक्स में एक शैतान है जो लोगों को मारकर उनकी आत्मा को अपने अंदर समा लेता है। नॉर्मन कैसी को सलाह देता है कि वो तुरंत वहां से निकल जाए और अपने देश वापस चला जाए, लेकिन कैसी नहीं चाहता था कि लीजा और बाकी शहर के लोगों के साथ भी वैसा ना हो जैसे मैंडी के साथ हुआ। तब नॉर्मन उसे बताता है कि उसने पिछले 12 साल ये तलाश करते हुए बिताए हैं कि कैसे जैक को रोका जाए, पर कभी उसे सफलता नहीं मिली। उसके हिसाब से वो शैतान अजीब और अनजाना था। कैसी वापस अपनी कार में आने के बाद नॉर्मन की सलाह के बारे में सोचने लगा और ये भी सोचता है कि आखिरकार किसी ने उसकी बात पर विश्वास क्यों नहीं किया था, और क्योंकि सारे हालात कैसी को ये फैसला लेने पर मजबूर कर रहे थे कि उसे ये देश छोड़कर चले जाना चाहिए। लेकिन तब कुछ ऐसा होता है जो उसे रोक लेता है। उस दौरान कार में बैठे हुए उसे अपनी मर चुकी फियोंसे दिखाई दी, जो उससे ये सवाल करती है क्या वो उन लोगों को मरने के लिए छोड़ देगा जैसे उसने उसके साथ किया था। जो सुनने के बाद ये गम और गिल्ट कैसी को एक और रास्ता अपनाने पर मजबूर कर देते हैं।
तब कैसी वापस से म्यूजियम लौटता है और जैक का बॉक्स उठाकर एक बिल्कुल सुनसान खेत में पहुंच गया, जहां वो उसे आग लगा देता है। लेकिन जब वो वापस म्यूजियम आया तब उसे एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिला। वो देखता है कि जैक पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रहा था। जैक को बॉक्स से बाहर निकलता देख कैसी बाहर की तरफ भागने लगा, लेकिन अचानक से दरवाजा बंद हो गया। कैसी को लगने लगा था कि अब वो उससे बचकर नहीं जा सकता। उसे गिल्ट महसूस होता है कि उसने बॉक्स खोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि उसकी वजह से बाकी लोग अपनी जान गंवा चुके थे। उसके हिसाब से अगर किसी को जोकर के हाथों मरना था तो वो खुद होना चाहिए था। तब जैक उसको एक बहुत भारी मुक्का मारता है, जिससे कैसी वहीं गिर गया। कैसी जैक पर हमला करने के लिए कुछ उठाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी वो शैतानी मॉन्स्टर उसका गला पकड़ लेता है और डरावनी चीख मारकर उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो वापस से अपने बॉक्स में चला गया। ये दूसरी बार था जब जैक ने कैसी को जिंदा छोड़ दिया था। अब अगले दिन की सुबह लीजा जब म्यूजियम में आई तब उसने कैसी को बेहोश हालत में जमीन पर पड़ा देखा, जिसके कुछ देर बाद ही रकेल भी वहां पहुंच गई। वो उससे कहती है कि वो एक बड़ी मुश्किल में उलझ चुका है। हालांकि कैसी उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि उन्हें उस बॉक्स से छुटकारा पाने का रास्ता ढूंढना होगा, लेकिन रकेल उसकी बात को सीरियस नहीं लेती। साथ ही वो उससे कहती है कि उसका एक्सचेंज पीरियड खत्म होने वाला है और जल्दी ही उसे अमेरिका लौटना होगा। जो सुनने के बाद कैसी तुरंत वहां से उठकर जाने लगा। कैसी को वहां से जाता देख लीजा भी उसके पीछे आ गई। तब कैसी लीजा को एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसको बिल्कुल भी नहीं लगता कि एक खिलौना किसी की जान कैसे ले सकता है। जिसके बाद कैसी अपने दोस्त को कॉल करके उससे मॉरिस के बारे में पूछता है और पता मिलने के बाद वो सीधा मॉरिस के घर की तरफ निकल पड़ा। इसी बीच रकेल जैक के बॉक्स का स्टोरेज रूम में रख देती है और दरवाजा लॉक करके अपने काम में बिजी हो गई, लेकिन फिर भी वो उस बॉक्स से सतर्क रहती है। इधर कैसी मॉरिस के घर पहुंच चुका था। दरवाजा खटखटाने पर मॉरिस बाहर आता है और उससे कहता है कि उससे बात करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट हैं। अंदर आने के बाद कैसी मॉरिस को वो सब बताने लगता है जो अभी तक उसके सामने हो चुका था। तब वो सुपरनेचुरल प्राणियों का एक्सपर्ट बताता है कि हाँ, जैक एक दैत्य है, लेकिन उसे खत्म भी किया जा सकता है। उसके लिए कैसी को उस दैत्य को उसके बॉक्स में डालना होगा और फिर एक पुरानी भाषा में एक मंत्र बोलना होगा। लेकिन उस बीच उसे एक खास बात का ख्याल भी रखना है, क्योंकि अगर जैक का कोई भी निशान जिंदा रह गया तो वो फिर से बचे हुए लोगों के लिए खतरा बन सकता है, जो उसके हाथों मरने से बच गए होंगे। उस दौरान कैसी को एक दूसरी बात भी पता चलती है। वो उसे बताता है कि जिसने बॉक्स को खोला होगा जैक उसे नहीं मारेगा, और क्योंकि कैसी ने जैक के बॉक्स को खोला था इसलिए जैक उसे नहीं मार सकता। वो जोकर उसे डराने के अलावा उससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता। वो कैसी को सिर्फ इसलिए डरा रहा था ताकि वो लोगों को मारते वक्त उसके बीच में न आए। ये खास जानकारी जानने के बाद कैसी वापस से म्यूजियम की तरफ लौट पड़ा। उधर रकेल भी म्यूजियम में अपना काम कर रही थी। तब लीजा अपना काम रोककर लंच के लिए बाहर चली जाती है और इधर रकेल बिल्डिंग में अकेली रह गई। कुछ ही मिनट बाद उस बॉक्स का क्रैंक वापस से घूमने लगा और इतने में ही वो बॉक्स जमीन पर गिर पड़ा, जिसकी आवाज सुनकर रकेल वेयर हाउस में झांकने लगी। तब वो देखती है कि बॉक्स नीचे गिरा हुआ था और उसमें लगा चरखा बहुत तेजी से घूम रहा था, और तभी अचानक से जैक उसे बॉक्स के अंदर खींच लेता है। इधर लीजा जब खाने के बाद वापस म्यूजियम लौटती है तब लीजा अपने बॉस की बॉडी के टुकड़े देखकर पूरी तरह से डर गई और वो डर के मारे हेल्प के लिए पुलिस को कॉल करने लगी, और साथ ही वो घबराते हुए भी बाहर की तरफ भाग रही थी। लेकिन तभी दरवाजा बंद हो गया और अब बॉक्स के अंदर से जैक बाहर आने लगा था। तब लीजा दूसरी तरफ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में वो दरवाजा भी बंद हो गया। अब जैक धीरे धीरे उसके पास आने लगा, जिससे लीजा अब और भी ज्यादा बेबस हो गई। जैक उसका हाथ पकड़ लेता है और अपने पंजे उसके पेट में घुसा देता है। इधर कैसी भी म्यूजियम तक पहुंच गया था। तब वो धीरे धीरे म्यूजियम के अंदर लीजा को आवाज देने लगा। तब जोकर कैसी की आवाज सुनकर लीजा को छोड़ देता है और सीधा कैसी की तरफ बढ़ने लगा। वेयर हाउस में पहुंचते ही जैक कैसी के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कैसी बहुत बुरी तरह से घायल हो गया। जिसके बाद जोकर लीजा को अपना छठा शिकार बनाने के लिए वापस से उसके पास जाने लगा। लीजा भी काफी बुरी हालत में थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके एक बार जोर से चिल्लाई। तब कैसी वापस से उठकर लीजा को बचाने की कोशिश में रेंगता हुआ उसके पास जाने लगा। वो सीढ़ियों से नीचे आया और देखता है कि जैक लीजा को मारने ही वाला था कि तभी वो एक लोहे की रोड उठाकर सीधा जैक के सीने में घुसा देता है, जिससे जैक काफी बुरी तरह से घायल हो गया और वापस रेंगता हुआ अपने बॉक्स की तरफ जाने लगा। हालांकि जैक फिर भी उनसे मुकाबला करता है, लेकिन उसके कई सारे प्रयासों के बावजूद बॉक्स उसे अपनी तरफ खींच लेता है। बॉक्स के अंदर जाने के बाद जब जैक किनारे पकड़े हुआ था तभी कैसी वो मंत्र पढ़ने लगता है जो मॉरिस ने उसे बताया था,
उस मंत्र को पढ़ते ही बॉक्स का ढक्कन बंद हो गया, जिससे जैक उसके अंदर ही फंस जाता है। कुछ देर बाद ही पुलिस भी वहां पहुंच गई थी और कैसी को लीजा पर अटैक करने के शक में उसे गिरफ्तार कर लेती है। कुछ दिन गुजरने के बाद जब लीजा मॉरिस के घर जाती है, तब वो उसे कैसी की मदद करने के लिए कहती है ताकि वो खुद को साबित कर सके कि वो मासूम है। हालांकि लीजा ने पहले ही पुलिस को जो भी हुआ था सब बताने की कोशिश की थी, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर यकीन नहीं किया। तब मॉरिस उसको सलाह देता है कि उसे वो काम पूरा करना चाहिए जो कैसी ने शुरू किया था। उस जोकर से छुटकारा पाने का एकमात्र विकल्प यही है कि उस बॉक्स को ऐसी जगह छुपाया जाए जहां इसे कभी न ढूंढा जा सके, और वो हर आत्मा जिसे जैक खा जाता है उसे लगभग 3 साल तक जिंदा रखती है, क्योंकि उसने पहले ही 5 लोगों को खा लिया है जिनसे वो कम से कम 15 साल तक जिंदा रह सकता है। इसलिए अगर बॉक्स को इस टाइम पीरियड के अंदर नहीं खोला गया तो जैक हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। इसलिए लीजा वापस से म्यूजियम में जाती है और बॉक्स को लेकर शहर से दूर एक फील्ड में पहुंच गई, जहां उसने उस बॉक्स के साइज का गड्ढा किया और उसमें उस बॉक्स को दफन कर दिया। इस बीच पुलिस कैसी से लगातार पूछताछ कर रही थी। एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम मार्टिन है, वो हर हाल में उससे बयान दिलवाने की कोशिश कर रहा था कि उसे सभी को ये बताना था कि वो रकेल और जैक के बाकी शिकारों के एलिमिनेशन का जिम्मेदार वो खुद है। साथ ही मार्टिन उसे क्राइम सीन से ली गई कुछ तस्वीरें भी दिखाता है ताकि वो उसके डाउट क्लियर कर सके। कैसी जब उन तस्वीरों को देख रहा था तब उसकी नजर एक फोटो पर पड़ी। उस फोटो में जैक का एक कटा हुआ हाथ था जो म्यूजियम के फर्श पर अभी भी पड़ा है, जिसे देखने के बाद उसे मॉरिस की बात याद आती है। उसने उससे कहा था कि रिचुअल करते वक्त अगर जैक का कोई भी निशान बॉक्स के बाहर रह गया तो जैक बचे हुए शिकार को लेने के लिए वापस जरूर आएगा। उस बात को याद करने के बाद कैसी घबरा गया और पुलिस से कहता है कि फिलहाल तुम्हें लीजा के पीछे जाना चाहिए क्योंकि उसकी जान अभी खतरे में है। इधर लीजा जब बॉक्स को दफनाने की कोशिश कर रही थी तब उस बॉक्स का ढक्कन खुल जाता है और जैक उसकी टांग पकड़ लेता है। लीजा खुद को जैक से बचाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन अपनी किस्मत से नहीं बच पाती और अब लीजा जैक की छठी शिकार बन चुकी थी, जिसके साथ ही जैक की ये साइकिल पूरी हो गई और अब जैक 18 साल बिना खाए जी सकता था। तो दोस्तों कमेंट में बताओ कि अगर जैक का एक हाथ नहीं कटता तो क्या साइकिल वापस से शुरू होती या वो सिर्फ लीजा को लेने के लिए आता। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।